गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 26 जनवरी, पता ही है आज हमारा रिपब्लिक डे है। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे न्यूज़पेपर में आज क्या दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये तमाम फैक्ट और कॉन्सेप्ट। सबसे पहला देख लीजिए, इस बार का जो 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये 76 नंबर का, कितने नंबर का? 76 नंबर का। ये फैक्ट याद रखेंगे। दूसरा, अतिथि कौन है, हमारे चीफ गेस्ट कौन है इस बार? इंडोनेशिया के कौन है? राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रपति जी का नाम याद रखेंगे। यहाँ पे क्या नाम है इनका? प्रोबो सुबियांतो। दो फैक्ट हो गया। तीसरा याद रखिएगा, मेंस में आपसे पूछेगा कि भारत के लिए इंडोनेशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पे दोनों मिलकर काम करेंगे या कर रहे हैं या समझौते हुए हैं। तो अभी जो ये राष्ट्रपति जो आए हुए हैं ना इंडोनेशिया के, तो अब भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पे यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है। आइए देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता देना होगा आपको। उसके बाद हुआ है यहाँ पे डिजिटल स्पेस के क्षेत्र में हुआ है। थर्ड, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, समुद्री जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में यहाँ पे समझौता हुआ है। ठीक है, और आसियान के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया है, क्योंकि आसियान के लिए और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत के लिए इंडोनेशिया काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें यहाँ पे जो आसियान जो मेंबर है ना, आसियान जो है, ठीक है, तो ये जो आप देखोगे 1967 में ये संस्था बना था। इसमें कुल अभी 10 मेंबर हैं, जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? इंडोनेशिया जकार्ता में है। इंडोनेशिया जकार्ता में। 2025 का सम्मेलन कहाँ होगा याद रखिएगा। 2024 का कहाँ हुआ ये भी याद रख लीजिएगा आप, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, उत्तराखंड में कल लागू होगी समान नागरिक संहिता। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस, इतने फैक्ट यहाँ से पूछे गए ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, कि आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना, तो आपको यकीन हो जाएगा। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यहाँ पे इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ था कि उत्तराखंड इसको लागू करेगा। देखिए उत्तराखंड पहला राज्य है आजादी के बाद। कौन? आजादी के बाद, ध्यान रखिए इस फैक्ट को। आजादी के बाद पहला राज्य है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। हालांकि लोग क्वेश्चन देखे होंगे आपने कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वो भारत के द्वारा नहीं बनाया गया था, वो जो है ना फॉरेनर के द्वारा बनाया गया था। जब ब्रिटिश जो कॉलोनी जो यहाँ पर राज कर रहे थे ये लोग 190 साल तक, उस समय का बना हुआ ये सब चीज। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं अगर देश में लागू हो जाएगा, इसके क्या नकारात्मक पक्ष है, विरोध क्यों हो रहा है इसका लेकर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, क्रिमिनल केसेस में चाहे कोई भी मजहब का हो, ठीक है, सब पे एक ही कानून लागू होगा। लेकिन जब सिविल मैटर का बात होता है, जैसे गोद लेने को लेकर, तलाक को लेकर, भरण पोषण को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, सक्सेसर को लेकर, ये तमाम मुद्दे पर ना सभी धर्मों या मजहबों के अपने अपने पर्सनल कानून है। तो इससे एकरूपता कहां से आएगा? उसी को लेकर यहाँ पे एकरूपता लाने के लिए, क्योंकि देखिए क्रिमिनल केसेस में जो दीवानी जो फौजदारी मामले होते हैं उसमें सभी के लिए कानून है, तो सिविल मैटर में भी यहाँ पे होना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 44 याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ओके, तो अगर ये मान लीजिए लागू हो जाता है देश में, पूरे देश में, हालांकि अभी तो उत्तराखंड में लागू हो रहा है, अगर पूरे देश में लागू हो जाता है तो इसके क्या फायदे या लाभ है आपको बताना है। यहाँ पे लाभ में आपको यही चीज दिखाना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आप देखोगे ना, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसमें एकरूपता आ जाएगा। ठीक है, उसमें कमी देखने को मिलेगा। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें समान अधिकार होंगे, सभी का दायित्व को यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा, और यहाँ पे सभी नागरिकों के जो समान अधिकार है, नागरिक और यहाँ पे दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे एकरूपता देखने को मिलेगा। तो ये फायदे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे विरोध लोग कर रहे हैं कि इससे हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसको नुकसान होगा, हमारे जो देश की जो विविधता है, जो कई धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनमें जो है यहाँ पे टकराव देखने को मिलेगा, उनका जो यहाँ पे कल्चर है, ट्रेडिशन, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पक्ष और फेवर में दोनों बात हो रही है। लेकिन वो कानून को लागू कर देना चाहिए जो देश में सबसे अधिक फायदा हो, जिससे देश को अधिक फायदा हो। मानते हैं नुकसान कुछ होगा, लेकिन अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज आना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं, आप सभी जानते हैं इनको, और इन्होंने 26 जनवरी रिपब्लिक डे से पहले देश के संबोधन में इन्होंने कुछ बातें की है, जो कि एक देश एक चुनाव को लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंस में ना यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन, ये दो टॉपिक याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से आपसे पूछ लेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, लॉन्ग टर्म में पूछ लेगा। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वन नेशन वन कंट्री वन नेशन जो है यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, ये क्वेश्चन अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना उसमें करंट अफेयर में पूछ ले रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन है। एक कमेटी बना हुआ है इसको लागू करने के लिए। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति क्या नाम है, रामनाथ कोविंद जी, वो इसके अध्यक्ष है। अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू हो जाता है ना, तो इसके क्या फायदे होंगे? तो फायदा क्या होगा, जो राज्य स्टेट पे जो वित्तीय बोझ है ना, वित्तीय बोझ उसको कम करने में यहाँ पे क्या होगा, मदद मिलेगा। जो संसाधन का जो मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसको कम करेंगे। समय की बचत होगी। जो हमारी सेना है उन पे भी बोझ कम होगा। ठीक है, हालांकि हमारी जो देश की सेना है ना, हर चुनौती से निपटने के लिए तत्पर रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये तमाम फायदे यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमारा विकास डेवलपमेंट है, देखिए अगर आप देखोगे ना तो सालाना 5 राज्यों में इलेक्शन देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट कार्य है ना वो रुक जाता है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाता है और उस दौरान आप कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है, क्योंकि भारत को बनना है 2047 तक डेवलप कंट्री। और ऐसे में जो है ना हमें जो है विवेक होकर, हमें अपनी बुद्धि का यूज करते हुए निर्णयों को, चीज़ों में संशोधन करके, नीतियों को आज के परिप्रेक्ष्य में ढाल के हम लोग जो है ना डेवलप बनेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे अभी 3 नए कानून देखने को मिला है, जो कि ब्रिटिश काल का था। आईपीसी था ना पहले, इंडियन पेनल कोड, इंडियन प्रोसीजर कोड, आईपीसी। ठीक है, इंडियन प्रोसीजर कोड, पेनल कोड हो गया, फिर साक्ष्य अधिनियम, वो तीनों को बदल दिया गया है। और उसमें जो है ना भारतीय प्रदेश को दिखाया गया, भारतीय जो दर्शन है उसको प्रतिबिंबित किया गया है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा भारतीय न्याय संहिता आ गया हमारा। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 हमारे नए कानून हैं, जिसमें सजा को के साथ साथ यहाँ पे न्याय पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, साथ में महिला और बच्चों के साथ जो यहाँ पे अपराध होते हैं ना उसको खत्म करने पर जोर दिया गया है। तो ये हमारे जो नए कानून है, ठीक है, उसकी खासियत है ये चीज। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा, पूछा जाता है कि पद्म विभूषण इस बार किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है इस बार। तो देखिए बिहार के एग्जाम के लिए या देश के कोई भी जो अन्य एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा पद्म पुरस्कार। सबसे मतलब इस बार कितना लोगों को मिला है, 139। ये डेटा याद रखिएगा, यही पूछ लेता है कि इस बार पद्म अवार्ड जो है ना कितने लोगों को दिया जा रहा है। 138, 139, 140, ऐसे क्लोजेस्ट ऑप्शन बना के आपको कंफ्यूज करेंगे। तो 139 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण किन लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है शारदा सिन्हा जी को, जो बिहार के कोकिला के नाम से विख्यात है, आपको पता ना। इनका छठ का सॉन्ग काफी फेमस है पूरे भारतवर्ष में, लोग विदेशों में भी सुनते हैं आप। ठीक है, ओसामू सुजुकी, ठीक है, ये है न्यायमूर्ति खेहर, विवेक देवराय, इनको जो है ना पद्म विभूषण मिला हुआ है। और पद्म भूषण में ये 4 हस्तियों को आपको पता ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये है कांग्रेस के अध्यक्ष। इन्होंने जो है ना पक्ष पे, जो पार्टी वर्तमान पार्टी जो रूल करे ना, उन पे आरोप लगाया कि लोग चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जो एग्जाम में तमाम फैक्ट पूछे गए ना, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे पूछता है कि बताइए इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो जी हाँ, जिसका भी वर्णन या उल्लेख हमारे संविधान में है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। जैसे कि मानवाधिकार आयोग, ये भी तो आयोग है, लेकिन इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बारे में भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। यही सब ऑप्शन दे के जो है ना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे तमाम फैक्ट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये जो मतदाता दिवस होता है ना राष्ट्रीय, इस बार का थीम बताइएगा आप लोग। 2025 का थीम क्या है? राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति लिख दिया यहाँ पे, राष्ट्रीय, यहाँ पे लिखा होता, हाँ, राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है ना, कब मनाते हैं हम लोग? 25 जनवरी को। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा जो है ना इलेक्शन कमीशन बना था 25 जनवरी 1950 को। ये फैक्ट याद रखेंगे। 2 फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खास करके यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछता है ये वाला। फिर हम लोग बात करेंगे भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव 1951-52, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये फैक्ट में हम बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे? सुकुमार सेन। ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो जो भी कमीशन के पहले अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए, मानवाधिकार आयोग, यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लेता है
बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं लिखा गया है। ठीक, ये जो कोटेशन है आपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना कि हमें याद नहीं रखना पड़ता है ना कि हमने कब और क्या कहा था। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद है, आज संडे भी है, आई थिंक संडे है ना, तो इनका कोटेशन आता है, पी चिदम्बरम जी है। ये जो है ना हर मुद्दे पे बैलेंस होकर अपना अप्रोच रखते हैं। यहाँ पे भारतीय परिदृश्य को, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। डेटा याद रखिएगा, एग्जाम मेंस जब आप दीजिएगा ना तो इकोनॉमिक्स में जब आंसर लिखेंगे तो उसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो हाँ, डेटा कहाँ से लेके आएंगे, डेटा हम लोग यहाँ से लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया गया कि भारत जो है ना तमाम देशों के मुकाबले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन अमेरिका का अगर ग्रोथ रेट देखोगे ना तो 2.7 है, चाइना का देखोगे तो कितना है, 4.9 है। भारत जो है ना लगभग 6 से 7 के दर से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप करंट ईयर की बात करें 2024 में, अपने जीडीपी में सबसे अधिक पैसा जो जोड़ा है ना वो जोड़ा है चाइना, $895 अरब। अमेरिका कितना जोड़ा है यहाँ पे, 785 जीडीपी में अपना, और भारत ने कितना जोड़ा है, 256। तो भारत को 2047 अगर डेवलप कंट्री बनना है ना तो इन तमाम फैक्टरों पे क्या करना होगा, बढ़ चढ़ के काम करना होगा। अगर आप देखोगे ना विकास दर हमें 10% अचीव करना होगा, तभी जाके 2047 तक हम डेवलप कंट्री बनेंगे। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट में काम करना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, हमें प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट उस पर काम करना होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि हाँ महंगाई को लेकर। देखिए देश में महंगाई बहुत बड़ा समस्या है और महंगाई को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इन्फ्लेशन को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो अगर बात करें, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पे खाद्य मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, 6.85% रही है। अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य सेवाओं में, हेल्थ फैसिलिटी में अगर बात करें ना 14% का वहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। एजुकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे 11% का यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इन तमाम आंकड़ों में लिंग को अलग अलग करके या उम्र, शिक्षा, लिंग के आधार पर अलग अलग करके डेटा प्रस्तुत करेंगे ना तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। इसको याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा क्या होता है इसको याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा जिसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, मान लीजिए सरकार की इनकम है 100 रुपया और सरकार को खर्च करना है 125 रुपया, तो 25 रुपये का डेफिसिट हो गया ना, तो सरकार को या तो बाहर से लोन लेना होगा या किसी अदर सोर्स से लोन लेना पड़ेगा। यही लोन को जो कितना लोन चाहिए, 25 रुपये चाहिए ना लोन, इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। बोलेगा कि राजकोषीय घाटा से सरकार की क्या चीज़ के बारे में पता चलता है, तो सरकार के बारे में हमें यह पता चलता है कि सरकार को कितना लोन लेना है, ऋण लेना है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। अब आइए देखिए, बीपीएससी में इस पर क्वेश्चन पूछ लिया 2024 में। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है ना वार्षिक जो सम्मेलन होता है वो होता है स्विट्जरलैंड, दावोस में। कहाँ होता है, दावोस में। यही क्वेश्चन पूछ लिया इस बार। तो बार बार हम जो जिक्र करते हैं ना डाटा के बारे में, उसको ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में किसी न किसी तरह से हेल्प कर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा पर उद्देश्य सिर्फ हस्ताक्षर नहीं करना बल्कि प्रभाव लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे FCRA, कल भी हमने जिक्र किया था और आज भी जिक्र कर रहे हैं। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मान लीजिए कोई भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बाहरी फंड चाहिए, विदेशों से फंड चाहिए ना, तो उसको यहाँ से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, क्या किसी भी एनजीओ को अगर बाहरी धन प्राप्त करना है तो क्या FCR के साथ पंजीकरण होना अनिवार्य है? तो बिल्कुल हाँ। अभी हाल ही में बाकी बिहारी मंदिर जो है ना, वहाँ पे FCR के तहत लाइसेंस दिया गया है कि आप बाहर से फंड को क्या करेंगे, यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। क्यों न्यूज में चल रहा है ना, देखिए बहुत सारे एनजीओ ऐसे जो है ना कि जिस मकसद से पैसे लेते हैं, मान लीजिए हमको सोशल सेक्टर में काम करना है, हमें खर्च करना है, एजुकेशन पे काम करना है, वो लोग इस तहत खर्चा ना करके किसी देश के राष्ट्रीय हित के साथ यहाँ पर समझौता कर लेते हैं। वो लोग आतंकवाद भी यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पे फंडिंग किया जा रहा है, ठीक है। देश की राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता को यहाँ पे चोट पहुँचाने वाली गतिविधियों में इन्वॉल्व देखा गया है। बहुत सारे एनजीओ को तो यहाँ पे प्रतिबंध भी लगा दिया गया, जाँच भी चल रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नदी जोड़ो परियोजना। देखिए नदी जोड़ो परियोजना से क्वेश्चन यहाँ से मेंस में बहुत बड़ा बनने वाला है। यहाँ पे बता दे रहे आपको, अभी हाल ही में केन बेतवा जो परियोजना है उसको जोड़ने की बात की गई है। फिर राजस्थान में भी कई ऐसी नदियां हैं जिसको जोड़ने की बात की जा रही है। इसके क्या फायदे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे जल मंत्री जा रहे हैं हमारे, वहाँ पे क्या करने, प्रतिनिधि करने, और वहाँ पे जल की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया जाएगा कि भारत जो है ना जल प्रबंधन को लेकर कितना यहाँ पे जुझारू है, ठीक है। भारत जो है ना इस दिशा में कितने पहल किए हैं, भारत को इसके क्या फायदे होंगे।
और यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बात किया गया। नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो है ना, महिलाओं को यहाँ पे महिलाओं क्या सभी घरों को यहाँ पे स्वच्छ पानी देखने को मिलेगा जो यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में भी हमें लाभ मिलेगा, मानव जीवन के उद्धार करने में भी, पशुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारा जल, इंडस्ट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को एम्पावर करने में भी महत्वपूर्ण है हमारा ये चीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे नदी जोड़ो परियोजना से महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रमोट मिलेगा। देखिए जो महिलाएं दूर दराज इलाकों में रहती है या ग्रामीण इलाकों में रहती है, तो पानी के लिए क्या करती है, बहुत किलोमीटर पैदल चल के 10 से 15 किलोमीटर जो है ना जाके वो फिर पानी को इकट्ठा करके अपने घर के लिए लाती है। अब ऐसे में अगर उनको हर घर नल के माध्यम से अगर उनको घर में ही जल मिल जाएगा, ये नदी पर जोड़ो परियोजना के तहत ही उसको अगर पानी घर में ही मिल जाएगा, तो महिलाओं के पास जो समय जो पानी लाने में इकट्ठा करने में लगता था वो समय बचत होगा, और वो समय का महिलाएं यूज कहाँ करेगी, एजुकेशन पे काम करेगी, बच्चों की परवरिश में करेगी, महिलाएं अपने कामकाज में वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकती है अपने समय को, तो महिलाओं के सामने अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के जो इक्वालिटी को लेकर काफी वहाँ पे चिंता जाहिर किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही चीजों को ध्यान पढ़ेंगे और मेंस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो चीन के जो विदेश मंत्री है ना, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन किया और बताया कि आप जो है ना, हम आशा करते हैं कि आप जो है ना एक जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं ना, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए ना कि फर्स्ट अमेरिका, ठीक है, अमेरिका सबसे पहले आएगा, उसके बाद बाकी देश आएंगे। तो जो भी अमेरिका के हित में होगा, चाहे किसी देश का हित यहाँ पे क्यों ना समझौता हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो, लेकिन अमेरिका फर्स्ट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर आप सुपर पावर हैं, अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो अमेरिका फर्स्ट है। जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत क्या बोलता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश एक परिवार की तरह है। कभी भी भारत को आपने ये नहीं कहा होगा फर्स्ट भारत, कभी नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और चाइना और अमेरिका के बीच में किन मुद्दों को लेकर अभी चिंता है, तो आपको बता दें यहाँ पे ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चलेगा, अभी आपको बता दें यहाँ पे फैला हो गया। दूसरा क्या हो गया, उइगुर मुस्लिम को लेकर यहाँ पर भी जो अल्पसंख्यक समूह है चाइना में, उसको लेकर भी यहाँ पे मुद्दा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, और अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है ना, तो अमेरिका को भारत का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसलिए भारत इंपॉर्टेंस हो जाता है इन दोनों देशों के लिए। मणिपुर में इंफाल से भारी मात्रा, देखिए मणिपुर क्राइसिस को लेकर इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बीपीएससी में, और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो अभी देखा हुआ मणिपुर से लेकर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे पीटी में कि मणिपुर जो है ना क्राइसिस अभी चर्चा में रहा था, किस कारण से। तो आपको बता दें यहाँ पे जो दो ट्राइब हैं, मैतई और कुकी, देखिए मैतई तो अभी ट्राइब नहीं कहे हैं, मतलब इनको अभी एसटी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन कुकी यहाँ पे ट्राइब है वो लोग। ठीक है, तो इनके बीच में जातीय संघर्ष देखने को मिला। मणिपुर में लोकटक झील याद रखिएगा, वहाँ का जो झील है वो खारा पानी है या मीठा पानी वाला, ये भी याद रखिएगा, जहाँ में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। ओके, चलिए, ये अफीम वाला एरिया है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। कोल वाला एरिया है, इसको भी आप याद रखेंगे। मिट्टी वाला एरिया है ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे जो नीलगिरी पर्वत है उसको ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पोर्ट है उसको याद रखेंगे। चेन्नई पोर्ट को लेकर बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर यहाँ पे पर्वत को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में भी। फिर आपने देखा होगा बांग्लादेश देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।